मान लीजिए दो टीमों का क्रिकेट मैच हो रहा है और उसमें से एक टीम कहती है अंपायर हम अपना लेके आएंगे, तो क्या वो टीम हार सकती है? कभी नहीं हार सकती। ठीक इसी तरह इंडियन पॉलिटिक्स में भी हो रहा है, जहां रूलिंग पार्टी चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी अंपायर को अपॉइंट कर देती है। नए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो चुके हैं और पुराने जो थे वो अब रिटायर हो गए हैं, लेकिन दुनिया भर के एलिगेशंस के साथ। पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मैं तो समझता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, खास तौर पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके बारे में कमी कहा जाए तो अच्छा है। उनका जो रवैया रहा है वो निष्पक्ष नहीं रहा और हम इस पे, मैं समझता हूँ विपक्ष इस पे कार्रवाई करेगा। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें कहा गया कि चीफ कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल रहेंगे। एंड एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस एंड नाउ अ मेजर रिफॉर्म हैज बीन ब्रॉट अबाउट। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हैज ऑर्डर्ड। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुई और इसके ठीक 8 महीने बाद यानी कि दिसंबर 2023 में वो एक बिल लेकर आई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इस बिल के अकॉर्डिंग चीफ कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में अभी भी 3 लोग ही रहेंगे, लेकिन उसमें सीजीआई नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी जगह सरकार का ही एक मंत्री होगा। फैसला बहुमत के आधार पर होगा, यानी कि 3 में से अगर 2 लोग सहमत हैं तो उसी को बहुमत माना जाएगा। अब इसमें सरकार के 2 लोग हैं तो बहुमत भी उन्हीं का होगा और अपॉइंटमेंट भी उसी ऑफिसर का होगा जिसको सरकार बनाना चाहेगी। तो अगर सरकार ने सीसी का अपॉइंटमेंट करना था तो इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को डालने का ढोंग किस लिए? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटना सरकारों के लिए नया नहीं है। अपनी सहूलियत के हिसाब से ये लोग ऐसा करते रहते हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फेयर और न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो देश की जनता का इलेक्शन कमीशन पर से भरोसा ही उठ जाएगा। 18 फरवरी को इस सो कॉल्ड कमेटी ने 2-1 के बहुमत से ज्ञानेश कुमार को भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया और इनके अपॉइंटमेंट के तुरंत बाद पूरा अपोजिशन इनके ऊपर टूट पड़ा और इनके ऊपर दुनिया भर के एलिगेशंस लगने लग गए। राहुल गांधी ने इस अपॉइंटमेंट के बाद अपना ऑब्जेक्शन लेटर भी सबमिट कराया, लेकिन इस लेटर की कोई खास वैल्यू है नहीं अब, क्योंकि बहुमत से जब फैसला हो गया तो अब इसको पलटा जा ही नहीं सकता। टीएमसी के नेता जवाहर सरकार ने ज्ञानेश कुमार पर एक लंबा चौड़ा चिट्ठा थमा दिया है, कैसे इन्होंने मोदी सरकार में छोटे बड़े कामों में अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाया है और इनकी भूमिका पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया है। गुजरात कांग्रेस के सेक्रेटरी अचल शाह ने तो इनको अमित शाह का राइट हैंड बता दिया है। लेकिन अपोजिशन ज्ञानेश कुमार को लेकर इतना हमलावर क्यों है, पहले इसको समझ लेते हैं। 2018 से 2021 तक ज्ञानेश कुमार होम मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी रहे। 2019 में आर्टिकल 370 हटाने में इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा। जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने में भी इनका बड़ा रोल रहा। साथ साथ राम मंदिर के ट्रस्ट की स्थापना में भी इनका इन्वॉल्वमेंट रहा। अपोजिशन के अकॉर्डिंग इन्हीं सब रीजंस के चलते मोदी सरकार ने इनको इनाम दिया है और भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। ज्ञानेश कुमार अगले 4 साल यानी कि 26 जनवरी 2029 तक चीफ कमिश्नर रहेंगे। इस दौरान वो 20 असेंबली इलेक्शंस, 2027 का प्रेसिडेंट इलेक्शन और 2029 का लोकसभा इलेक्शन भी हेड करेंगे। खैर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई भी बने, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से ही होना चाहिए, ताकि भारत में जो इलेक्शंस हैं वो भी फेयर तरीके से हो सके और जनता का जो भरोसा है वो इलेक्शन कमीशन पर बना रहे। ऐसे किसी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर सरकार का पपेट होने का इल्जाम लगता रहे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।